नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लक्सर के जैतपुर गांव में पेयजल विभाग की ओर से पीने के शुद्ध पानी के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वह ओवरहेड टैंक शोपीस बना हुआ है। आपको बता दें, ओवरहेड टैंक से ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह कई जगह से लीकेज हो रही है, जिसके चलते गांव की सारी सड़कें खराब हो गई हैं। सड़कों पर पानी भरा है और पीने का शुद्ध पानी ग्रामीणों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव की सड़क खराब हो रही है, जिससे गांव के लोगों का चलना दूभर हो गया है। मामले की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो टंकी निर्माण है था वो सही नहीं हुआ है। उसमें जो कुछ टंकी चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, और पाइप भी इसमें जो लीकेज हो रही है बहुत, और जो इसमें आरसीसी गिरी वो भी सब पट गई है। रात को गिरी है। तो खामियां ही खामियां हैं जी सारी। जो भी कार्य कराया है, सड़क से जो टंकी जो लगाई है ये बहुत ही उससे लगाई है। सड़क सारी बैठ गई, पानी लीकेज हो रही है, जहाँ भी करा सब जगह लीकेज है, जहाँ भी कनेक्शन है। और ठेकेदार को कहें, वो कहे कि क्या कहें, ये तो ऐसे ही रहा है। टंकी हमारे गांव में लगी है जी, और ये टंकी जब से लगी है आज तक ये टंकी चालू नहीं हुई। सारे गांव में इसमें पानी पानी हो रहा है, इसमें लीकेज है सब जगह। इन्होंने वेट फ्यूजन वो लगाए हैं ज्वाइंट, जबकि इलेक्ट्रिक फ्यूजन इन्हें लगाने थे। सारे गांव की जो सड़कें हैं वो सारी इन्होंने ख़राब होगी। गांव में कम से कम 20 जगह इनकी लीकेज है। इनकी मैंने शिकायत भी की। शिकायत करने के बाद अब ये गुंडागर्दी पे आ रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने के, जो तुमसे होता है वो कर लो, ये कर लो। और ठेकेदार और जेई, वर्षा जेई, ये दोनों आपस में मिली हुई है। अधिकारी यहाँ अगर दिखाना चाहते हैं, मैंने इनकी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। अच्छा, इसकी लागत कितनी है? 1,30,00,000 के आसपास इसकी लागत है, परंतु यहाँ 50% भी अगर पैसा लग जाता तो ये सर रूप से चलती। में आया है और मेरी जो ए जल निगम है उनसे भी बात हुई है, तो अभी वो आज ही मौके पे जाएंगे और उसको चेक भी करेंगे कि भाई किस क्वालिटी का वहाँ पे काम हुआ है, किस क्वालिटी के वहाँ पे पाइप वगैरह लगे हैं, उसकी भी जांच करेंगे। और अगर अनियमितता पाई जाती है तो जो संबंधित ठेकेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीरें जो हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रास्तों में, सड़कों पर, टाइलों पर, या फिर जो आवाजाही करने के लिए वहां से रास्ते बनाए गए हैं वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जिससे रास्ता भी उखड़ गया है और पूरी तरह से वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आम लोगों को हो रही है। तो आपको बताना चाहेंगे, हमारे संवाददाता प्रवीण सैनी इस वक्त लक्सर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जरा बताइए, ये मामला जो है, ये पानी पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, ये सड़कों पर जा रहा है, लेकिन आम लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल चित्र बताना चाहूंगा कि लक्सर दैनिक क्षेत्र का जैतपुर ग्राम सभा है, जिसमें लगभग ये जून माह के समय में इस जो वो टैंक लगाता है पानी का जल निगम की तरफ से, इसको ओवरहैंड भी करना था, लेकिन अभी तक भी ना तो उसको जो ग्राम प्रधान उसको ओवरहैंड भी किया गया। और अगर बात की जाए कि जो लीकेज है, ग्राम प्रधान का आरोप और ग्रामीणों का भी सीधा आरोप है कि जो पाइपलाइन दी थी उसको जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी उसके आधार पर भी नहीं दी, और जो मानक थे वो मानक ही पूरा नहीं गया, और जो उसका पेमेंट था 1,38,00,000 वो भी सारा निकाल दिया गया। और जब इसकी शिकायत की जाती है तो कोई भी इसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा, वो लक्सर एसडीएम हो या विकासखंड कार्यालय के कर्मचारी हो या डीएम हो, सभी अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन आज तक कोई शिकायत, उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल प्रवीण, या तो बात कहीं छुपी छुपाई हो, लेकिन ये सामने सामने पानी इतना जाया हो रहा है, इतना बर्बाद हो रहा है, दिख रहा है, उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो हमारे लक्सर विधानसभा के जो विधायक थे उनके द्वारा जो इस सड़क का निर्माण भी करा गया, और उसके बावजूद भी जो विधायक उनके द्वारा भी कहा गया था, जो ये पाइपलाइन थी, पाइपलाइन की क्वांटिटी सही होनी चाहिए और जो पाइप है वो अच्छा पाइप होना चाहिए। उसके बाद ये जो सड़क निर्माण भी किया गया था, लेकिन लाखों की लागत से सड़क बनी है, ये भी धसती जा रही है, क्योंकि जो पाइपलाइन है उसका लगातार जो लीकेज है, जो ग्रामीण है वो भी प्रधानमंत्री जी का नारा भी था कि हर घर नल हर घर जल, लेकिन जो स्वच्छ जल है वो कैसे मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो टैंक लगे हुए हैं, वो एक गाँव नहीं, कहीं भी गाँव, ये तो जल निगम की पूरी लापरवाही रहती है कि पाइपलाइन
के लिए खोद तो देते हैं, लेकिन जो मटेरियल उसको नहीं दबा पाते, और जो मटेरियल मोटा डालते हैं जिसके लिए जबकि कंक्रीट डालते हैं होना चाहिए, उसके बालू डालना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मोटा डालते अगर बालू डालते तो वहाँ लीकेज का होने का मतलब ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो ठेकेदार अपनी जेब भरने के लिए तो लगा रहता है, लेकिन जो ग्रामीण है उनकी जो समस्या है उनका कोई समाधान, उससे कोई सरोकार नहीं है, तो चाहे अधिकारी से लेकर या किसी तक भी कला शीतला। बिल्कुल, लोगों को कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, हल नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त लक्सर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि वहां पर लगातार सुनवाई तो हो रही है, लगातार ये इसकी शिकायत अधिकारियों से की जा रही है, ग्राम प्रधान से की जा रही है और अन्य लोगों से की जा रही है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। तो आपको बताना चाहेंगे, लगातार आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये लक्सर का पूरा मामला है। हालांकि कहीं ना कहीं इस मामले में ऊपर तक बात पहुंचाई गई है, विभाग के पास बात पहुंची है, लेकिन गहरी नींद इस विभाग जो है, ये विभाग सोया हुआ है, कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही है। पानी की जो पाइप्स हैं वो पूरी तरह से लीक हो रही हैं, जगह जगह पर लीकेज हो रहा है, जो पूरा पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है और उस वजह से वहाँ पर टाइल्स हों या फिर रास्ते हों, सड़कें हों, पूरी तरह से खराब हो गई हैं। लोगों का चलना दूभर हो गया है, गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। वही तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी समय इसका निर्माण जो है वो पहले हुआ है, लेकिन अभी तक जो टैंक है, जो ओवरहेड टैंक बनाया गया था, वो एक शोपीस की तरह बना हुआ है। ये शुद्ध पानी के लिए यानी साफ पानी के लिए इस ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया था, लेकिन शोपीस बना हुआ है। उस टैंक को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और ओवरहेड टैंक से ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं, वे कई जगह से लीकेज भी हो रही हैं। वहीं रामनगर में सुबह से ही कपा देने वाली सर्दी के साथ ही कोहरा छाया है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आज पहली ठंड का आलम यह है कि शरीर को गर्म रखने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। कोसी बैराज के पास एक टी स्टॉल के पास जल रहे अलाव के पास स्थानीय लोग एवं राहगीर रुककर अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए देखे गए। वहीं आज सुबह से ही रामनगर के आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय कोहरे से काशीपुर रामनगर रोड पर विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। इस कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी दो पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने के दौरान सामना करना पड़ा है। आशीष मेहरा मेरा नाम है। मैं निर्वाचन छात्र अध्यक्ष हूँ और अभी ठंड बहुत हो रही है, तो इसलिए हमने आज आग का सहारा ले रखा है। आज ये रामनगर में पहली बार कड़ाके की ठंड है। आज चारों तरफ रामनगर में कोहरा ही कोहरा है। मेरा नाम वरुण सरावत है, मैं जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद का। आज हम रामनगर में कुछ काम से आए हुए थे और बेहद ठंड होने के कारण हमने यहाँ पर बैराज पे ये हमने आग जलती हुई देखी, तो हम यहाँ पर रुक गए और चाय पीने लगे। और आज ये इस मौसम की पहली इतनी ठंड हो रही है कि हमें यहाँ पर रुककर आग का सहारा लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर और हेड कांस्टेबल धनवीर सिंह नेगी को पुलिस मुख्यालय में विदाई दी गई है। दोनों 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर और धनवीर सिंह नेगी के सेवाकाल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की है। विदाई समारोह के अवसर पर एडीजी अमित सिन्हा और एपी अंशुमन आदि मौजूद थे। तो वही पर्यटन नगरी मसूरी में नववर्ष के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। होटल व्यापारियों द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई पैकेज बनाए गए हैं और होटल में भी 80% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। नववर्ष में पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पहुंचती है और नववर्ष का स्वागत बड़े धूमधाम के साथ किया जाता है। शहर के विभिन्न होटलों में नए साल को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां बच्चों के लिए फन गेम की व्यवस्था होगी, वहीं युवाओं के लिए बोन फायर और लाइव म्यूजिक की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पुलिस द्वारा भी नए साल के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मसूरी पुलिस के साथ ही यातायात पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे और यातायात का दबाव अधिक होने पर रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा।
अभी तक का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नए साल का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। 30 और 31 दोनों ही दिन हमारे पास होटल फुल है। कुछ लोग इनफैक्ट 1 तारीख को भी एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास 2 नाइट या 3 नाइट के पैकेजेस थे, तो उस तरह से होटल फुल है। और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग आने वाले गेस्टों के लिए ड्रिंक, डाइन, डांस हर तरह की व्यवस्था रहेगी। तो 30 तारीख को जैसा आप देख सकते हैं, आज हमारे पास म्यूजिकल नाइट होगी। विल हैव अ लाइव बैंड, तो जितने भी गेस्ट हैं वो सब लाइव बैंड के साथ में लेविश बुफे, कॉकटेल, स्नैक्स का एंजॉय करेंगे। और कल हमारे पास में जैसे दिन का टाइम में बच्चों के लिए हमारे पास में फन फेयर रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है। और शाम को विल हैव न्यू ईयर ब्लास्ट, जिसमें हमारे पास डीजे होगा, एंकर होगा जो डिफरेंट टाइम्स के गेम्स करवाएगा। गेम्स जीतने वालों के लिए हमारे पास प्राइजेस भी होंगे। और फिर शाम को विल हैव ड्रिंक्स और लेविश बुफे विद कॉकटेल स्नैक्स। तो इस तरह की हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। सर किस तरह के पैकेज और है होटल में, किस तरह ऑनलाइन? हाँ, देखिए हमारे जो पैकेजेस हैं वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से बिकते हैं। तो क्योंकि हमारे अपने ऑफिसेज भी हैं, तो बुकिंग्स हमारे पास जनरली एडवांस बुकिंग हो जाती है। तो इस बारी भी 100% सोल्ड आउट है होटल। जी हाँ, इस साल जो है हमारा बड़े शॉर्ट नोटिस पे प्रशासन द्वारा विंटरलाइन कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसका कि हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नए साल की व्यवस्थाओं के तहत हमारे काफ़ी होटल्स में न्यू ईयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जो स्टार प्रॉपर्टीज हैं उसमें अच्छी बुकिंग्स हैं, परंतु जो होटल्स हैं जहां पर की प्री बुकिंग नहीं होती है, वहां पोजीशन थोड़ी चिंताजनक है। इस साल और सालों की अपेक्षा बुकिंग्स काफ़ी कम है। हालांकि ये वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, परंतु फिर भी बुकिंग की मात्रा बहुत कम है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इधर चमोली के विकासखंड गैरसैंण के दूरस्थ गांव पंजाड़ा बल्ला में शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 27 समस्याएं दर्ज की हैं, जिनमें से 20 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। स्वास्थ्य शिविर एवं विभागीय स्टॉलों पर 485 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। शिविर में एक दिव्यांग प्रमाण पत्र, 3 UDID, 7 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। दूरस्थ क्षेत्र पंजाड़ा बल्ला में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करने पर क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर पर शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ पंजियाणा में हमने एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। और ये हमने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ये बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजन कराया था, जिसमें हमने जो भी गांव वाले हैं आसपास के, उनकी समस्याओं को भी सुना। तो इसमें लगभग 27 समस्याएं एप्लीकेशन के माध्यम से हमने सुनी और लगभग 20 समस्या का हमने मौके पर ही निस्तारण कर दिया था। और बाकी समस्याएं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली थी, तो वो संबंधित विभाग को हमने निर्देशित करा है और एक लेटर भी हम इसके बाद इशू कर देंगे कि जो भी समस्याएं विदिन 15 डेज इसका निराकरण करें और जो भी होना है और उसको हम निराकरण करके एक कंप्लायंस रिपोर्ट हमको भेज दें। तो ये हमने करा ये बहुउद्देशीय शिविर। इसमें बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य का भी शिविर लगाया था, जिसमें लोगों ने काफ़ी लाभ उठाया है। जैसे इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी आए थे, चाहे वो आँख के हों, दांत रोग के हों या हड्डी वाले हों, तो काफ़ी फायदा हुआ है और अच्छा रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रभाकर उनियाल के जन्मदिन के अवसर पर प्रभाकर द्वारा रचित कहानी संग्रह राज का एहसास पुस्तक का विमोचन किया गया है।
इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, देवेंद्र भसीन और बीजेपी नेता विनय गोयल मौजूद रहे। सभी ने प्रभाकर उनियाल द्वारा रचित पुस्तक रास का एहसास पर प्रकाश डाला और बताया कि इस पुस्तक में प्रभाकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और इसके साथ ही कई ऐसी कहानियों का संग्रह किया गया है जो कि वास्तव में घटनाएं घटी हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि उनका जीवन वो संघ से 18-19 साल की संघ आयु थी। जब वो 18-19 साल के थे तो संघ में आ गए थे। तो मैंने भी अपने जीवन में पूरा विवाह के बाद संघ ही देखा। तो मैंने भी यही सोचा, उनका आज जन्मदिन भी है तो और दिन तो हम जन्मदिन अपने परिवार के संग मनाते थे। फिर मैंने सोचा उनकी एक किताब ये पेंटिंग पड़ी हुई थी तो बच्चों ने कहा कि भाई इसको निकाल देते हैं। तो मेरे दोनों बेटियां, दोनों दामाद, बहू, बेटा, हम उन सब ने ये किताब निकाली है और आज हमने कहा इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। मैंने कहा है यह माल्य मंदिर की तरह है, तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ आकर के इसका विमोचन और माननीय प्राण प्रचारक जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल इतनी व्यस्तता है राम जन्म उसके चक्कर में, तो इसलिए हमने आज यहाँ पर करा, उनके जन्मदिन को भी मनाया। और अब हमारे बीच में नहीं है तो अब दैवीय है, क्या कर सकते हैं, पर फिर भी हम जितना भी हमसे कोशिश होगी हमने ये भी सोचा है कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे और उसमें जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, इनमें उनके लिए आगे काम करेंगे उनके नाम पे। प्रभाकर जी एक कुशल संगठक, विचारक, चिंतक, लेखक, कहानीकार थे और उनकी लेखनी सतत चलती रहती थी और लेखनी भी इस प्रकार की थी कि जो हमारे चारों ओर घटता है उनका प्रतिबिंब उनकी लेखनी में झलकता है। तो उन्होंने एक कहानी संग्रह आलू का झोल पहले भी उनका आया है और ये रास का एहसास आया है। निश्चित रूप से सुधी पाठक इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उनको साधारण रूप में जो घटनाएं होती हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते उनसे सीखने को, उनको समझने को, काल का मूल्यांकन करने को मिलेगा। इस प्रकार से कालजयी संग्रह है। अपने स्वर्गवास से पहले ही लिख चुके थे। वास्तव में उन्होंने जो पूरे देश में जगह जगह घूम करके जो उनका अनुभव है वो सामान्य लोगों से जुड़ी हुई सभी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य किसी की भी स्मृति को संजोने में वास्तव में बहुत सहायक होता है और इस कृति के रूप में वो अमर हो गए। उन्होंने अपने प्रस्तावना में लिखा है कि मैं देश भर में जहाँ जहाँ बैंक में रहते हुए अनेक स्थानों पर ट्रांसफ़र हुआ और बाकी संगठन के कार्य के लिए देश भर में जहाँ जहाँ गया तो उसी आधार पर सामान्य लोगों से जुड़ी हुई वो कहीं कोई युवती, कोई युवा, कोई ऐसे जो मिले उनके परिवार से संबंधित, उनके पढ़ाई से के जीवन से प्रारंभ होकर और आगे उनके शादी से लेकर के तपस्या कहानी में ऐसे ही है, वाम मार्गी में वो दूसरे विचार का व्यक्ति भी, उसको भी जानना कैसे आवश्यक होता है उसके विषय में। इससे पहले उन्होंने आलू का झोल भी एक कहानी संग्रह प्रकाशित किया था। नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है, वहीं देहरादून के बारगू पर ई रिक्शा चलाने वालों के लिए यह नया साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बैठक में कई मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के मुताबिक मुख्य मार्गों पर चलते ई रिक्शा अपनी धीमी रफ्तार के चलते अक्सर जाम का कारण बनते हैं, जिस वजह से कई मार्गों पर इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी लिया गया है। के बारे में आप सबको बताया है कि संख्या इनकी बढ़ रही है। अभी रजिस्ट्रेशन पे कोई नियंत्रण नहीं है, परमिट से भी इनको छूट दिया गया है और देहरादून में खासकर कुछ मार्गों पर इनको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हाईवे पे मुख्य मार्गों पे चल रहे हैं। तो अब आरटीए ने एक जो बैठक अभी हुई थी उसमें एक कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया है और डिस्कशन में कई मुद्दे आए हैं कि ई रिक्शा में जीपीएस लगाने की बात चल रही है, ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को कैसे रोका जाए
इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके शासन में भेजने की बात है। उसके बाद है कि जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ ई रिक्शा नहीं चलेंगे, खासकर जो हाईवे हमारे हैं। देहरादून में 6-7 मार्ग ऐसे हैं जहां इनको प्रतिबंधित किया गया है, उसको बहुत सख्ती से लागू करने की बात है। कई ई रिक्शा वाले ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी वो गाड़ी चला रहे हैं। तो उनके लिए है कि इसको जो चेकिंग का प्रोग्राम है, अभियान है, उसको सख्ती से चलाया जाए और इन पर नियंत्रण किया जाए। केदारनाथ धाम में लगातार कड़ाके की ठंड के चलते मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। 28 दिसंबर तक ऐसे मौसम में पुनर्निर्माण कार्य जारी रखना काफी मुश्किल हो रहा है। सीमेंट के कार्य पूर्व में ही बंद हो चुके हैं, जबकि अन्य कार्य भी ठंड के चलते सुचारू रोकने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं वर्तमान समय में तकरीबन 70 से 80 मजदूर केदारनाथ पूरा निर्माण के तहत कार्य कर रहे हैं। मार्च माह से फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण के कार्यों को रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा उसके बाद तेजी से वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि हम लोग मान के चलते हैं कि जाड़ा है तो अच्छा मौसम आ चुका है, लेकिन इसमें 2-3 प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्यूशन है वो जमता है हवा में। तो ऐसे में जो पुरानी मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, स्पेशली टीबी के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं, कैंसर है, शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या बड़ी उम्र है, ऐसे लोगों में फ्लू होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। और नॉर्मली भी फ्लू इन दिनों देखा जा रहा है कि चल रहा है। तो बाकी सभी भी लोग भी उस तरह की बीमारियों को ज़रूर ध्यान में रखें। और ऐसे में अपने एक तो पानी पीना हम लोग कम कर देते हैं, उसके भी ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बनाए रखें शरीर में। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब नया साल आने वाला है, आ ही रहा है, तो अभी सेलिब्रेशन है और अत्यधिक ठंड के कारण वहां पे काम को थोड़ा सा रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो बड़ी तेजी से वहां पे काम हो रहा है, जैसा कि वहां की परिस्थिति है। और बहुत जल्दी जो हमारे माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम सब का भी है, तो उस पे जो है बहुत जल्दी इतनी तेजी से हो रहा है, काम जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।